सुप्रभात बच्चों, आज आपका स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वह था संज्ञा। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखिए, संज्ञा में तो क्या होता है? संज्ञा में किसी व्यक्ति का, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है ना। लेकिन उन नामों की जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। मतलब उन संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे देखिए, एक तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रचना अच्छा गाती है। ठीक है, यहाँ पर तो संज्ञा शब्द है। अगर इसकी जगह सर्वनाम करना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर रचना की जगह मैं लिख दूंगी वह अच्छा गाती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, तो अपने लिए मैं जिन शब्द का प्रयोग कर रही हूँ वो कौन सा है? मैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि हम आज सर्वनाम पढ़ेंगे, तो ये जो हम शब्द है ये किस में आ जाएगा? ये सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ कि आपको अपना कार्य कर लेना चाहिए, तो ये जो आप शब्द है, आपको, है ना, या फिर अपना। ठीक है। या फिर जैसे मैंने कहा तुम्हें इतना शोर नहीं करना चाहिए, तो ये जो तुम्हें शब्द है ये क्या है? ये सर्वनाम है। हम शब्द क्या है? आपको, अपना, वह, मैं, क्या है? सर्वनाम है, जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये है सर्वनाम की परिभाषा। जैसे देखिए,
जैसे मैं, हम, मेरा, मुझको, हमको, तू, तुम, तुम्हारा, तुझको, तेरा, यह, ये, वह, वे, उसका, उसे, उसको, आदि। बहुत सारे हैं ऐसे शब्द, ठीक है, सारे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, पर ये आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के ये कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझको, हमको, तू, तुम, तुम्हारा, तुझको, तेरा, यह, ये, वह, वे, उसका, उसे, उसको, आदि। ठीक है, बहुत सारे हैं और उदाहरण तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये है सर्वनाम की परिभाषा इसके उदाहरण के साथ में। फिर बात आती है सर्वनाम के भेद। जैसे हमने संज्ञा के भेद पढ़े हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम के भी भेद हैं। तो बच्चों, संज्ञा के तो हमने पढ़े थे, कितने भेद पढ़े थे? मुख्य रूप से 3 भेद है और वैसे कुल 5 भेद। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम और फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 6 भेद हैं। तो चलिए उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ये आपको जितना भी मैं यहाँ बोर्ड पर करवाऊँगी वो सब आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में नोट करना है। ओके, तो देखिए अब है सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताया 6 होते हैं। अब ये 6 भेद कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर इसका दूसरा भेद है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसका तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है इसका चौथा भेद निश्चयवाचक यहाँ पे निश्चयवाचक और यहाँ पर
अनिश्चयवाचक। ठीक है, यहाँ पर है निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद में अगला भेद मैं यहाँ लिख रही हूँ, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा भेद है छठा भेद, देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम। चार 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया है, तो फिर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ये हो गया चौथे नंबर पे। मैंने 2 बार लिख दिया था, इसलिए मैं यही कर लिख रही हूँ ऊपर वापस, ठीक है। ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसके बाद में लास्ट जो है हमारा 4 तो ये हो गए, और 5वां निजवाचक, और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों ये है सर्वनाम के भेद, जिसमें पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5वां भेद है निजवाचक सर्वनाम, और छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक बार मैं शॉर्ट में इनके बारे में आपको बता देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम में तो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए 3 लोग महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला, जैसे मैं अभी कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हूँ, वक्ता, ठीक है। और दूसरा कौन होता है, श्रोता। श्रोता कौन, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप हैं श्रोता, ठीक है। और तीसरा कौन है, वक्ता और श्रोता है। वक्ता और श्रोता जिस किसी तीसरे अन्य पुरुष की बात करते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर उस समय उपस्थित नहीं है, वह या तो दूर है या उपस्थित नहीं है, वह तीसरा व्यक्ति वह कहलाता है अन्य पुरुष, ठीक है। वक्ता और श्रोता जिस अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं है, वह होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के इस आधार पर 3 भेद कर दिए गए हैं। 3 भेद कौन कौन से, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर दूसरा मध्यम पुरुष, और फिर तीसरा
अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसको आप प्रथम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष, ये 3 उपभेद किए गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए तथा श्रोता के लिए, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए तथा अन्य पुरुष जो वहाँ पर उस समय उपस्थित ना हो के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर मध्यम पुरुष में क्या है, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, है ना, ये तो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और अन्य पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है जो उस समय वहाँ उपस्थित नहीं होता है, वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, ठीक है, तथा किसी अन्य व्यक्ति जो उस समय वहाँ उपस्थित न हो के लिए किया जाता है ये सर्वनाम शब्द, मतलब कि वक्ता बोलने वाले के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं हो, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं या सर्वनाम कहलाते हैं।
तो बच्चों देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति जो उस समय वहाँ उपस्थित न हो के लिए किया जाता है, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने तुम्हें कल बाजार में उसके साथ देखा था। देखिए, यह एक वाक्य है पूरा। ठीक है, मैंने तुम्हें कल बाजार में उसके साथ देखा था। अब आपको कहा जाए कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द बताइए, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं, 3 मुख्य लोग होते हैं इसमें। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष। वक्ता जिसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष, श्रोता जिसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष अर्थात वह तीसरा व्यक्ति जो बातचीत करते समय उस समय आपके पास में नहीं बल्कि वो कहीं और है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तीनों एक ही सेंटेंस में, इन तीनों का उदाहरण मैंने आपको बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जिसमें देखिए, अब यहाँ पर देखिए, मैंने तुम्हें कल, तो यहाँ इस पूरे सेंटेंस में जो वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला कौन है? बोलने वाला हो गया मैंने। ठीक है, सुनने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तो तुम्हें शब्द जो है वो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये हो गया तुम्हें। कल बाजार में उसके साथ, तो देखिए, वक्ता और श्रोता मतलब मैंने और तुम्हें, वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में, कि उसके साथ देखा था। उसके किसके? इस समय जो उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो फिर वो कौन है जो उपस्थित नहीं है? वो हो गया तीसरा उसके, मतलब ये है अन्य पुरुष। सबसे पहले देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, ठीक है, वक्ता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मैंने। तो मैंने, वक्ता, मैं, हम, ये सब किस में आ जाता है? मैं, मैंने, मुझको, हम, हमें, हमारा। ये शब्द वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग में लाता है। वो सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं शब्द है, ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक का। ठीक है, ये जो तुम्हें शब्द है, ये श्रोता के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो तू, तुम, तेरा, तुझको, तुम्हारा, तुम्हें, ये शब्द किसके लिए? ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं मध्यम पुरुष के लिए, अर्थात सुनने वाले के लिए। बोलने वाला, सुनने वाला। ठीक है, तो बोलने वाला तो हो गया मैंने, उत्तम पुरुष, सुनने वाला हो गया तुम्हें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। ठीक है, ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके साथ, ठीक है, तो उसके शब्द क्या हो गया? मतलब कि जो प्रथम पुरुष मतलब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं,
वह उसके लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसके, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा किसमें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है पूरा, है ना। मैंने तुम्हें कल बाजार में उसके साथ देखा था। मैंने शब्द उत्तम पुरुष, तुम्हें शब्द मध्यम पुरुष, उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप खुद देख लीजिए, उत्तम पुरुषवाचक किसके लिए, उत्तम पुरुषवाचक में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे तो कौन से हैं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, ठीक है। ये किसके लिए, उत्तम पुरुषवाचक के लिए। और तुम्हें, जैसे मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में आ जाता है श्रोता, तो श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। तो फिर इसमें कौन कौन से आ जाएंगे सुनने वाले के लिए, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको, तेरा, ठीक है, ये आ जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक में। और उसके बाद में उसके, अर्थात बोलने वाला और सुनने वाला जिस किसी तीसरे या अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं, अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे वह, वे, उसका, उसके, उसे, उसको, ठीक है। तो ये सारे शब्द किसके लिए आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आएंगे। ये भी आपको पूरा नोट करना है और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी ये शब्द आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमने आज पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना है। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जिसमें हमने पढ़ लिया। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर सर्वनाम के 6 भेद जान लिए। 6 भेद में से पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। तो अब मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। जितना पढ़ा गया आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।